गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? मस्त, चलो मस्त ही रहना। एक बार फिर से गायत्री ऑनलाइन साइंस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो लास्ट डे हमने बात की थी लवणों से संबंधी कि लवण क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि लवण अम्ल तथा क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? लवण तथा जल बनाते हैं। तो अम्ल और क्षार की जब आपस में क्रिया होती है तो क्या प्राप्त होते हैं? आपको लवण प्राप्त होते हैं। ये मैंने आपको बताया था। साथ में बनता क्या है? जल। ठीक है ना? तो अब हम बात करते हैं, एक दो प्रश्न लवणों से संबंधित आपसे पूछे जाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, कैसे आपसे पूछे जाते हैं? देखो, पहला प्रश्न हम बात करते हैं कि जो लवण होते हैं, लवणों के गलनांक तथा क्वथनांक लवणों के गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं। क्यों उच्च होते हैं? क्यों? ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है, ज्यादातर प्रश्न पूछा जाता है आपसे। प्रश्न क्या है आपका कि लवणों के गलनांक तथा क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। इसका कारण क्या है? तो बेटा देखो, इसका कारण होता है कि जो लवण होते हैं वो क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। किस रूप में पाए जाते हैं? क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। तो क्रिस्टल के रूप में पाने के कारण इसमें कुछ मात्रा, क्रिस्टल के रूप में यदि जब होते हैं तो इनमें कुछ मात्रा जल की उपस्थित होती है। किसकी उपस्थित होती है? जल की उपस्थित होती है। तो इस जल की उपस्थिति के कारण ही इनके जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो क्या होते हैं? उच्च होते हैं। क्या होते हैं? उच्च होते हैं। क्लियर बात? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा कि लवणों के गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं। इसका कारण होता है क्योंकि लवण क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। लवण क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं, जिनमें क्रिस्टल के रूप में इसमें कुछ मात्रा में जल पाया जाता है या क्रिस्टलन का जल पाया जाता है, जिसके कारण इनके गलनांक तथा क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। तो क्या आंसर लिखोगे आप? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा होते हैं क्योंकि क्या होगा? क्योंकि लवण जो होते हैं ये क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। क्योंकि ये क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं, क्योंकि ये क्रिस्टल के रूप में क्रिस्टल के
रूप में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, पाए जाते हैं और क्रिस्टल के साथ क्रिस्टलन का जल पाया जाता है। क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं जिसमें क्रिस्टल के साथ क्रिस्टलन का जल पाया जाता है, जल पाया जाता है, जिसके कारण लवणों के गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं। क्या कारण होता है? क्योंकि ये क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं और इनमें क्रिस्टल के साथ क्या उपस्थित होता है? क्रिस्टलन का जल उपस्थित होता है, क्रिस्टलन का जल पाया जाता है, जिसके कारण इनके गलनांक तथा क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। जैसे हम बात करें, तुमने देखा होगा साबुत नमक जो देखा होता है, साबुत नमक, मार्केट वाले नमक की बात नहीं कर रहे हम, पिसा हुआ नमक नहीं, केवल हम साबुत नमक की बात करें तो साबुत नमक जो होता है वो किसके रूप में मौजूद होता है? किस रूप में होता है? वो क्रिस्टल के रूप में होता है। किस रूप में होता है? क्रिस्टल के रूप में होता है। और उस क्रिस्टल के रूप में उसमें क्या मौजूद होता है? कुछ मात्रा में क्रिस्टलन का जल पाया जाता है, क्रिस्टलन का जल पाया जाता है, जिसके कारण इनके जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो क्या होते हैं? उच्च होते हैं। आपका आंसर यदि आपसे इस तरीके से पूछा जाए तो आपका आंसर होगा क्योंकि ये क्रिस्टलन के रूप में पाए जाते हैं जिसमें क्रिस्टल के साथ क्रिस्टलन का जल पाया जाता है, इसीलिए इनके गलनांक तथा क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। क्लियर बात? समझ में आई ना बात? अब हम बात करें अब आपसे कि ये क्रिस्टलन का जल क्या होता है। आपसे पूछा जाता है ये प्रश्न कि क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं। अगला जो प्रश्न बनेगा आपका बनेगा कि क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं। तो बेटा अगला हम प्रश्न लिख सकते हैं या फिर हम डायरेक्ट इसका आंसर बताते हैं कि लवण के इकाई सूत्र को लिखने में इकाई सूत्र को लिखने में जो जल के निश्चित अणुओं की संख्या जुड़ी होती है उसे क्रिस्टलन का जल कहते हैं। क्रिस्टलन का जल कहते हैं, क्रिस्टलन का जल कहते हैं।
आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाता है कि क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आपका आंसर क्या होता है कि लवण के इकाई सूत्र को लिखने में जो जल के निश्चित अणुओं की संख्या जुड़ी होती है उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टलन का जल कहते हैं। किसकी बात की जा रही है यहाँ पर, लवण। तो हम किसी भी लवण का इकाई सूत्र अर्थात अणु सूत्र जब लिखते हैं तो अणु सूत्र को लिखने में जो जल के निश्चित अणु जुड़े हुए होते हैं वो निश्चित अणु ही क्या कहलाते हैं, क्रिस्टलन का जल कहलाते हैं। क्लियर बात, समझ में आई ना। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे CaSO4.2H2O, CaSO4.2H2O, ऐसे Na2SO4.10H2O, ऐसे ही और एग्जाम्पल हम देखें तो देखो यहाँ पर हम और एग्जाम्पल की बात करें तो CaSO4.1/2 या हाफ H2O। और बात करें तो देखो K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O, 24H2O। तो बेटा ये कैल्शियम सल्फेट साथ में सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, 24H2O, ये आपके क्या हैं, सब लवण हैं। क्या हैं, लवण हैं। अब इनके साथ में किसकी संख्या जुड़ी हुई है, किसकी संख्या जुड़ी हुई है, जल के निश्चित अणुओं की संख्या यहाँ पर क्या है, जुड़ी हुई है। देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी पॉइंट के बाद में कुछ न कुछ मात्रा में इनके अंदर क्या जुड़ा हुआ है, जल जुड़ा हुआ है। यहाँ पर 2H2O जुड़ा हुआ है, यहाँ पर 10H2O जुड़ा हुआ है, यहाँ पर हाफ H2O जुड़ा हुआ है, यहाँ पर 24H2O जुड़ा हुआ है। ऐसी CuSO4.5H2, तो यहाँ भी ये 5H2O जुड़ा हुआ है। तो बेटा ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं निश्चित अणु, इनको यदि लवण के हम इकाई, मैंने आपको ये लिखा दिया है कि लवण के इकाई सूत्र, इसको यदि हम सूत्र को लिखते हैं तो उसके साथ में जल के निश्चित जो अणु जुड़े हुए होते हैं, ये जल के क्या हैं, निश्चित अणु, इनके साथ में क्या हैं, जुड़े हुए हैं। और ये जो जल के निश्चित अणु होते हैं, ये अणु ही क्या कहलाते हैं, आपका क्रिस्टलन का जल कहलाते हैं, क्रिस्टलन का जल।
क्या कहलाएंगे ये अणु, निश्चित अणु, ये क्या कहलाते हैं आपका, क्रिस्टलन का जल कहलाते हैं। क्लियर बात। इससे देखो कि लवण के, तो ये सभी क्या हैं, लवण हैं। लवण के इकाई सूत्र, जब हम इस सूत्र को लिखते हैं तो जल के, तो ये सभी में H2O जुड़ा हुआ है ना, तो जल के निश्चित अणु, इनके अंदर हम चेंजिंग नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते, ये फिक्स रहेंगे, इनके अंदर हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते, ये निश्चित होते हैं। जो निश्चित जल के अणुओं की संख्या होती है, वो निश्चित जल के अणुओं की संख्या ही क्या कहलाती है, क्रिस्टलन का जल कहलाती है। क्या कहलाती है, क्रिस्टलन का जल कहलाती है। तो ये क्या होता है आपका, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, ये भी कैल्शियम सल्फेट होता है, अर्थात ये तो होता है आपका कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट। यदि हम लगाएं इसका रासायनिक नाम क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट, 2 का मतलब डाई, H2O का मतलब हाइड्रेट, H2O को क्या बोलेंगे इस समय, हाइड्रेट कहते हैं। तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, इसका नाम क्या होगा, सोडियम सल्फेट, इसको डेका बोलते हैं, डेका हाइड्रेट, ठीक है ना। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट भी इसे कहा जाता है। इसका नाम क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट, ठीक है ना। ये तो होता है आपका पॉप, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। POP का पूरा नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। POP की फुल फॉर्म, अर्थात आपसे अणुसूत्र पूछा जाए तो POP का अणुसूत्र क्या होता है, CaSO4.1/2H2O, जिसको रासायनिक नाम में क्या कहेंगे आप, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। क्लियर बात। ऐसे ही ये होता है आपका कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, इसे कहते हैं हम जिप्सम। क्या बोलते हैं, जिप्सम, जिसका उपयोग मिट्टी की उर्वरकता शक्ति को बढ़ाने हेतु किया जाता है, अर्थात क्षारीयता को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जिप्सम अर्ध हाइड्रेट, क्या नाम है इसका, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ये जिप्सम का क्या होता है, अणुसूत्र होता है। जिप्सम का अणुसूत्र क्या होता है, CaSO4.2H2O, ये जिप्सम है। सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, इसी तरीके से पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, ये होता है 24 हाइड्रेट और ये कहलाता है आपका फिटकरी। क्या है ये आपकी फिटकरी। आपसे फिटकरी का अणुसूत्र पूछा जाए, फिटकरी का अणुसूत्र आपसे पूछा जाए तो क्या होता है, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 0.24 H2O। क्या होता है, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 0.24 H2O किसका अणुसूत्र है, फिटकरी का अणुसूत्र है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसका रासायनिक नाम होता है पोटास एलम। क्या नाम होता है, फिटकरी का रासायनिक नाम क्या होता है, पोटास एलम। क्या बोलते हैं, पोटास एलम, ठीक है ना। उसके बाद कॉपर सल्फेट, ठीक है ना, इसका नाम क्या होगा, कॉपर सल्फेट 5 हाइड्रेट, कॉपर सल्फेट 5 हाइड्रेट।
इसका रासायनिक नाम क्या होगा? कॉपर सल्फेट 5 हाइड्रेट। ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो ये निश्चित अणु यहाँ पर इन लवणों के साथ में जुड़े हुए हैं। तो ये जो निश्चित जल के अणु होते हैं, ये निश्चित जल के अणु ही क्या कहलाते हैं? क्रिस्टलन का जल कहलाते हैं। ठीक है ना, आ गया ना बात समझ में? क्रिस्टलन का जल क्या होता है कि लवण के इकाई सूत्र को लिखने में जो जल के निश्चित अणुओं की संख्या जुड़ी होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलन का जल कहते हैं। क्लियर बात? 2 प्रश्न आपके क्लियर हुए? ठीक है ना, एक बार इसको देखो दोनों को जल्दी से। ठीक है ना, एक बार पढ़ के देखो जल्दी से कि लवणों के गलनांक तथा क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं। आंसर मैंने लिखा है। आपसे दूसरा प्रश्न पूछा जाता है, क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं? तो ये आपके लवण के साथ में कुछ जल के निश्चित अणुओं की संख्या होती है, उन जल के निश्चित अणुओं की संख्या को ही क्या कहते हैं? क्रिस्टलन का जल कहते हैं। ओके, तो बेटा अब हम अगली बात करेंगे, वो करते हैं आपको कभी कभी लिखा हुआ मिलता है, आपको कहीं कहीं पर आपको लिखा हुआ मिल जाता है कि तनु अम्ल क्या होते हैं, कि तनु अम्ल क्या होते हैं, और कहीं पर मिलता है आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिलता है, तनु अम्ल या तनु क्षार। इसी प्रकार से लिखा मिलता है आपको सांद्र अम्ल या सांद्र क्षार। इस तरीके से आपको मिलता है लिखा। तो ये तनु क्या होते हैं और सांद्र विलयन क्या होते हैं? तनु विलयन क्या होता है और सांद्र विलयन क्या होता है, नाम से आपको मालूम हो जानी चाहिए। तो जो तनु होता है, तनु को बोलते हैं तनुकरण। क्या बोलते हैं? तनुकरण। तो तनुकरण क्या होता है बेटा? तनुकरण जो होता है इसके अंदर अम्ल एवं क्षार में जल की मात्रा अधिक होती है। अम्ल एवं क्षार के अंदर अम्ल एवं क्षार में जल की मात्रा अधिक होती है, तो उसे तनु विलयन कहते हैं। तनु विलयन कहते हैं। किसकी मात्रा? अम्ल एवं क्षार में किसकी मात्रा ज्यादा होगी? जल की मात्रा ज्यादा होगी। अर्थात जैसे हम देखते हैं, ये मान लिया यहाँ पर इतना, इसमें ये कोई पात्र है और इसके अंदर इतना क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है। इसके अंदर कुछ मात्रा में, बहुत कम मात्रा में क्या मिला दिया? अम्ल मिला दिया। तो ये जो घोल होगा,
इस अम्ल का और इस जल का, ये क्या है आपका अम्ल है, तो ये अम्ल तथा ये जल का जो आपको विलयन जो प्राप्त होगा, ये विलयन कैसा होगा, तनु विलयन होगा। कैसा विलयन होगा, तनु विलयन होगा। क्लियर है ना, कैसा विलयन होगा आपको, तनु विलयन होगा। अर्थात अम्ल तथा क्षार में यदि जल की मात्रा ज्यादा है तो विलयन कैसा है, तनु विलयन है। और यदि बात की जाए सांद्र विलयन या सांद्रीकरण, सांद्र विलयन क्या होता है, सांद्र माने गाढ़ा, सांद्र माने गाढ़ा और तनु माने पतला। कैसा, पतला, ठीक है ना, हम कह सकते हैं सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा और तनु का मतलब होता है पतला, बिल्कुल। तो पतला कब होगा, जब पानी की मात्रा ज्यादा होगी। और गाढ़ा कब होगा, जब जल की मात्रा तो क्या होगी, कम होगी, और अम्ल तथा क्षार की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी, तभी तो गाढ़ा होगा। तो वो विलयन क्या कहलाएगा आपका, सांद्र विलयन कहलाता है। क्या कहलाएगा, सांद्र विलयन कहलाता है। तो सांद्र विलयन की आप कैसे लिख सकते हैं, तो आप सांद्र विलयन में ऐसे लिख सकते हैं, जब जल की तुलना में, इसी तरीके से परिभाषा, जब जल की तुलना में, जल की तुलना में अम्ल तथा क्षार की मात्रा, अम्ल तथा क्षार की मात्रा अधिक होती है, अधिक होती है, तो उसे क्या कहते हैं, सांद्र विलयन कहते हैं। तो उसे सांद्र विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, सांद्र विलयन कहते हैं। कब, अब मैंने कहा था इसमें तो जल की मात्रा अधिक थी और इसमें जल की मात्रा क्या हो जाएगी, कम होती है। इसमें जल की मात्रा क्या होती है, कम होती है। किसकी मात्रा ज्यादा होती है, अम्ल तथा क्षार की मात्रा ज्यादा होती है, और इसमें अम्ल और क्षार की मात्रा क्या होती है, कम। इसमें अम्ल तथा क्षार की मात्रा कम तथा जल की मात्रा ज्यादा, और इसके अंदर जल की मात्रा कम तथा अम्ल तथा क्षार की मात्रा अधिक होती है। जैसे हम देखें, वही पात्र है और इसके अंदर, पात्र के अंदर जल की मात्रा क्या है, बहुत कम है, और इसके अंदर अम्ल तथा क्षार की मात्रा क्या है, बहुत अधिक है, ज़्यादा है। तो ऐसा जो विलयन होगा, ये हो गया अम्ल और इसी में हो गया आपका जल। तो ये जो विलयन कहलाएगा आपका, ये विलयन कैसा विलयन होगा आपका, सांद्र विलयन होगा। कैसा विलयन होगा, सांद्र विलयन होगा। तो इसे कहते हैं हम सांद्रीकरण कहते हैं। क्लियर बात बेटा, दोनों चीज क्लियर हो गई ना, कि तनुकरण किसे कहते हैं, सांद्रीकरण किसे कहते हैं, या आपसे पूछा जाता है तनु अम्ल किसे कहते हैं। तनु अम्ल का मतलब क्या होता है, तनु अम्ल का मतलब होता है तनुकरण से, अर्थात इसमें अम्ल और क्षार की मात्रा क्या होगी, क्षार की मात्रा क्या होगी, कम होगी, और जल की मात्रा अधिक होगी। तो वो क्या कहलाएंगे, जब आपसे पूछा जाए अम्ल, तनु अम्ल किसे कहेंगे, जब जल की मात्रा अधिक होगी, जल की मात्रा अधिक होगी और अम्ल की मात्रा क्या होगी, कम होगी, तो वो कहलाएगा तनु अम्ल। और जब जल की मात्रा अधिक, क्षार की मात्रा क्या है, कम है, तो वो तनु क्षार कहलाएगा। यदि सांद्र की बात की जाए, जब अम्ल की मात्रा अधिक और जल की मात्रा कम, तो सांद्रम। ऐसे ही जब क्षार की मात्रा अधिक, क्षार की मात्रा अधिक, जल की मात्रा कम, तो वो कैसा विलयन होगा, सांद्र विलयन होगा। क्लियर बात, ठीक है ना।
समझ में आ गए ना कि तनु अम्ल क्या होते हैं, सांद्र अम्ल क्या होते हैं। आपको प्रयोगशाला में बहुत काम में लिए जाते हैं, आपको वहाँ पर ये लिखे हुए मिलते हैं, आपको तनु अम्ल, सांद्र अम्ल, तनु क्षार, सांद्र क्षार, आपको ये लिखे हुए मिलते हैं वहाँ पे। तो इसका अर्थ आप समझ जाओगे ना, अब क्लियर है ना? ठीक है, आगे चले। तो बेटा अब हम आगे की बात करें तो आगे अपना जो टॉपिक है वो है बेटा कुछ अम्ल और क्षार जो होते हैं वो प्रकृति के अंदर कैसे कैसे उपस्थित होते हैं, किस रूप में पाए जाते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो देखो अम्ल की बात करें तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो अम्ल होते हैं वो मुख्य रूप से कितने प्रकार से हो सकता है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले, छोटे से टॉपिक है, टॉपिक के रूप में मैं आपको उनको पढ़ाना चाह रहा हूँ, ठीक, केवल देखो आपके आते हैं सबसे पहले कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल पहला, कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल किसे कहते हैं? आपसे ये पूछा जाता है कि कार्बनिक अम्ल किसे कहते हैं। दूसरा है आपका खनिज अम्ल। खनिज अम्ल, जो कार्बनिक अम्ल होते हैं इन्हीं को हम मुख्य रूप से प्राकृतिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। प्राकृतिक अम्लों के नाम से भी जानते हैं, प्राकृतिक अम्लों के नाम से भी कार्बनिक अम्लों को जाना जाता है। तो आपको नाम से ही मालूम हो जाना चाहिए प्राकृतिक हैं और ये कैसे हैं, खनिज हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि दो प्रकार के खनिज अम्लों के नाम बताइए, दो प्रकार के प्राकृतिक अम्लों के नाम बताइए। आपसे ये प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी कभी वो डाल देता है आपसे। तो खनिज अम्ल किसे कहते हैं कि कुछ ऐसे अम्ल होते हैं जो खनिज के रूप में पाए जाते हैं, कुछ ऐसे अम्ल होते हैं, कुछ ऐसे अम्ल होते हैं जो खनिज के रूप में पाए जाते हैं, तो उन्हें खनिज अम्ल कहते हैं, खनिज अम्ल कहते हैं। कुछ ऐसे अम्ल होते हैं जो खनिज के रूप में क्या होते हैं, पाए जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके खनिज अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? खनिज अम्ल कहलाते हैं। ठीक है ना? जैसे H2SO4, HNO3, HCl, ये सभी कैसे अम्ल होते हैं? खनिज अम्ल होते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। दो प्रकार के खनिज अम्लों के नाम बताइए, दो प्रकार के खनिज अम्लों के नाम बताइए। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जाता है। तो खनिज अम्ल कौन कौन से होते हैं? H2SO4, HNO3, HCl, ये किसके उदाहरण हैं? खनिज अम्लों के उदाहरण होते हैं। ठीक है ना? दूसरे होते हैं आपके कार्बनिक अम्ल।
तो कार्बनिक अम्ल किसे कहते हैं या प्राकृतिक अम्ल किसे कहते हैं? देखो कुछ अम्ल जो होते हैं वो पौधे तथा जंतुओं के द्वारा, अर्थात वैसे हम यदि परिभाषा लिखा रहे हैं तो प्रकृति के द्वारा प्राप्त होने वाले अम्ल क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक अम्ल कहलाते हैं। तो जो प्राकृतिक अम्ल होते हैं उनके अंदर क्या उपस्थित होता है? या कार्बनिक अम्ल की बात करें तो ऐसे अम्ल जिनके अंदर क्या उपस्थित होता है? कार्बन उपस्थित होता है, वो क्या कहलाते हैं? कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। जिनके अंदर क्या उपस्थित होता है? कार्बन उपस्थित होता है, वो क्या कहलाते हैं? आपके कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक अम्ल कहते हैं। तो कुछ अम्ल ऐसे होते हैं जो जंतुओं के द्वारा एवं पौधों के द्वारा प्राकृतिक रूप में आपको क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक रूप में प्राप्त होते हैं। तो क्या हो जाएगा? कुछ अम्ल जंतुओं तथा पेड़ पौधों से प्राकृतिक रूप में प्राप्त होते हैं, जिन्हें कार्बनिक या प्राकृतिक अम्ल कहते हैं। प्राकृतिक अम्ल कहते हैं। क्लियर बात? जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम इसके दे सकते हैं। आपने देखा होगा दही में कौन सा अम्ल होता है? कौन सा अम्ल होता है? सिरके में कौन सा अम्ल होता है? गेहूं में कौन सा अम्ल होता है? आपके आमाशय में कौन सा अम्ल होता है? तो ये क्या है? सब प्राकृतिक अम्ल होते हैं। कैसे होते हैं? प्राकृतिक अम्ल होते हैं मुख्य रूप से, ठीक है ना? तो ये सभी प्राकृतिक अम्ल हैं। और हम प्राकृतिक अम्लों की, मैं ऊपर से पहले इसको लिखा था इसीलिए लिखा था, ऊपर से मिटा दूंगा, इसको अब मिटा दूंगा और इसके नीचे हम कुछ प्राकृतिक अम्लों के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना? देखो बेटा, हम बात करते हैं प्राकृतिक अम्ल। यहाँ पर बात करते हैं प्राकृतिक अम्ल। जैसे आपका है नींबू। मौसमी, ये कैसे होते हैं? खट्टे पदार्थ होते हैं। और खट्टे पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा अम्ल होता है? संतरा भी लिख सकते हैं। ये तीनों कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। और खट्टे के अंदर, इनके अंदर जो पाए जाने वाला अम्ल होता है वो कौन सा होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। कौन सा होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। इसी प्रकार से हम बात करें इमली के अंदर, इमली में कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक अम्ल होता है। टार्टरिक अम्ल होता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है।
इसी प्रकार से हम यदि बात करें टमाटर की, टमाटर या पालक, हरी जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं, उनके अंदर कौन सा अम्ल होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है। कौन सा होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ऑक्जेलिक अम्ल, इस ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग जंग को, जो कपड़े होते हैं, कपड़ों पर लगी जंग के धब्बों को या दागों को छुड़ाने में किया जाता है। किसका उपयोग? ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किसमें किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किसमें किया जाता है? कपड़ों के अंदर जो जंग लग जाती है, उस जंग को मिटाने में या छुड़ाने में हम किसका उपयोग करते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग करते हैं। और ये किस में पाया जाता है? टमाटर के अंदर या पालक के अंदर ये उपस्थित होता है। अगली बात करें हम दूध या दही के अंदर कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। कौन सा होता है? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल होता है। अगली बात करें सिरके में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है। इसे हम एथेनोइक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है। इसी प्रकार से हम बात करें गेहूं के अंदर, गेहूं में, तो गेहूं के अंदर ग्लूटोनिक अम्ल होता है। कौन सा होता है? ग्लूटोनिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? गेहूं में कौन सा अम्ल होता है? गेहूं के अंदर कौन सा अम्ल होता है? ग्लूटोनिक अम्ल होता है। ऐसे ही यदि बात करें हम, अगली बात करें तो आपके मुख्य रूप से आपका जो आमाशय होता है, आमाशय के अंदर कौन सा होता है? आपसे अगली बात करें, मैं ऊपर लिख रहा हूं थोड़ा, तो देखो आपसे पूछा जाता है चींटी के डंक या मधुमक्खी या ततैया या नेटल का पौधा, एक पौधा होता है नेटल का पौधा, जिसको शरीर से स्पर्श कराने पर आपके क्या होने लगती है? जलन होने लगती है। क्या होने लगती है? जलन होने लगती है। आपसे पूछा जाता है कि चींटी के डंक में, मधुमक्खी के डंक में या ततैया या नेटल के पौधे के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो वो होता है आपका फॉर्मिक अम्ल। कौन सा होता है? फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल। इससे हम मैथेनोइक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल या मैथेनोइक अम्ल। IUPAC में नाम होता है इसका मैथेनोइक अम्ल। क्लियर बात?
तो चींटी के डंक में आपसे ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है, ये आपसे बहुत ज़्यादा बार बार रिपीट होता है ये प्रश्न। आपसे पूछा जाता है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, या नेटल के पौधे के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो वो कौन सा अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है, जिसे हम मेथेनोइक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। अब जैसे ही चींटी काटती है या आपको मधुमक्खी काटती है, तो वो आपके शरीर के अंदर जब जलन होती है तो जलन किसके कारण होती है, वो जलन होती है कि वो आपके शरीर में किसको छोड़ देती है, फार्मिक अम्ल को डाल देती है। आपके शरीर के अंदर फार्मिक अम्ल को या मेथेनोइक अम्ल को क्या कर देती है, छोड़ देती है, जिसके कारण आपको दर्द का अनुभव होता है, जलन का अनुभव होता है। क्लियर बात। किसके कारण होता है, फॉर्मिक अम्ल के कारण आपको जलन का अनुभव आपको होता। आपसे पूछा जाता है एक प्रश्न और पूछा जाता है कि आमाशय के अंदर रस कौन सा होता है, जठर रस। आमाशय में या जठर रस में कौन सा अम्ल होता है, ध्यान रखना, ये भी बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है। HCl कौन सा होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। कौन सा होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो बेटा आमाशय में या जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आपका कौन सा अम्ल होता है बेटा, कौन सा अम्ल पाया जाता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। क्लियर बात। इसी प्रकार से यदि हम और देखें प्राकृतिक अम्ल की बात करें तो सेब के अंदर कौन सा होता है, तो सेब के अंदर पाया जाता है मैलिक अम्ल। कौन सा होता है, मैलिक अम्ल पाया जाता है, मैलिक अम्ल पाया जाता है। सेब में कौन सा अम्ल होता है, मैलिक अम्ल होता है। तो बेटा ये क्लियर होने चाहिए आपसे। ज़्यादातर आपसे दूध के अंदर कौन सा पाया जाता है, मधुमक्खी के डंक में कौन सा होता है, जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। यहाँ से 3 प्रश्न आपको मुख्य रूप से मिलते हैं, इम्पोर्टेंट हैं, इनको आपको ध्यान रखना होता है कि आमाशय या जठर रस में कौन सा अम्ल होता है, HCl होता है। सेब के अंदर कौन सा होता है, मैलिक अम्ल होता है। गेहूं में कौन सा होता है, ग्लूटोनिक अम्ल होता है। सिरके में कौन सा होता है, एसिटिक अम्ल होता है। ये भी बहुत बार पूछे जाने वाला प्रश्न है कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। या एसिटिक अम्ल किसके अंदर पाया जाता है, सिरके के अंदर पाया जाता है। उल्टा करके पूछ लेता है कि एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, सिरके में पाया जाता है। अब फिर दूसरा प्रश्न करता है कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। आपसे पूछा जाता है इमली में कौन सा अम्ल होता है, टार्टरिक अम्ल होता है। नींबू है, मौसमी है, संतरा है, जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उन सभी खट्टे पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है आपका, उन सभी खट्टे पदार्थों में कौन सा अम्ल होता है आपका, सिट्रिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो बेटा ये कुछ प्राकृतिक अम्ल हैं जो आपको प्रकृति के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं या जंतुओं तथा पेड़ पौधों से आपको प्राकृतिक रूप में प्राप्त होते हैं। तो वो कहलाते हैं आपके प्राकृतिक अम्ल। क्लियर बात बेटा। एक बार जल्दी से इनको देख लो, जल्दी से रिपीट करो इसको। फिर एक प्रश्न देखते हैं। देखो अगला जो प्रश्न है, हम बात करते हैं कि जो सभी अम्लों एवं क्षार होते हैं वो जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं। क्यों? जितने भी, एक प्रश्न देखते हैं कि जितने भी अम्ल एवं क्षार होते हैं वो जलीय विलयन में विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। इसका कारण क्या होता है, इसका कारण क्या होता है, देखते हैं।
क्लियर बात है ना? पहले तो दोनों अम्ल समझ में आ गए ना? इनको आपको याद रखना है बेटा, मैंने जो इम्पोर्टेंट आपको बताए उनको तो आपको क्लियर ही करके रखना है। आपका प्रश्न है अम्ल तथा क्षार के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं, क्यों? कारण क्या है? आपका प्रश्न है अम्ल तथा क्षारों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं, क्यों? होते हैं क्यों? तो आपको ये मालूम है भैया, ये आपका आंसर आप ही कोई देना, आपको ही दे देना चाहिए था अब तक। क्यों? अम्ल एवं क्षारों के जलीय विलयन विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। आपको मालूम है, मैं बता चुका हूं भौतिक गुणों में कि जलीय विलयन में क्या मुक्त करते हैं? अम्ल तथा क्षार जलीय विलयन में क्या मुक्त करते हैं? हाइड्रोजन तथा हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करते हैं, और इन हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयनों के कारण ये विद्युत के क्या होते हैं? जलीय विलयन सुचालक होते हैं। क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। और यदि जल की अनुपस्थिति होगी तो इनसे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन क्या नहीं होंगे? अलग नहीं होंगे, जिसके कारण ये विद्युत धारा का चालन नहीं कर पाएंगे। तो आपका आंसर क्या होगा बेटा कि जलीय विलयन में ये मुख्य रूप से क्या हो जाते हैं? पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। तो आपका आंसर होगा जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं, क्यों? क्योंकि अम्ल तथा क्षार जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, जिसके कारण ये विद्युत धारा का क्या करते हैं? चालन करते हैं। तो आयनों के कारण ही तो विद्युत धारा बहती है ना? मैंने बताया था भाई, धनायन हाइड्रोजन पर कौन सा आयन होता है? धनायन। हाइड्रोक्साइड पर कौन सा आयन होता है? ऋणायन। तो मैंने बताया था ये कैसे हैं? आवेश हैं। क्या चीजें ये? आवेश। क्या है ये? आवेश हैं। धनावेश, ऋणावेश, या इन्हीं आवेशों को क्या कह सकते हैं? आयन कहते हैं, अर्थात धनायन, ऋणायन। और आपको पता है कि आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो ये जल के अंदर क्या हो जाते हैं? जल में घुल जाते हैं, और जल में घुलने के कारण ये विद्युत धारा का क्या करते हैं? चालन करते हैं। इसीलिए अम्ल तथा क्षार के जलीय विलयन विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। ठीक है ना? कोई दिक्कत बेटा? तो बेटा ये आपको कुछ लवणों से संबंधित प्रश्न हो गए।
कुछ आपके लवणों से संबंधित और कुछ प्राकृतिक अम्ल थे, कार्बनिक अम्ल थे, ये आपने आज पढ़े हैं। ये कुछ टॉपिक थे जो कुछ पार्ट से अलग थे, वो मैंने आपको यहाँ पर सारे क्लियर करे हैं। इनसे संबंधित यदि किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे फ़ोन पर फ़ोन करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो बेटा कल हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो नया टॉपिक होगा आपका अम्ल तथा क्षारों के रासायनिक गुणधर्म कल का टॉपिक होगा अपना, ठीक है ना। तो अब तक सारी चीज क्लियर होनी चाहिए आपको, ओके, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, ओके।